ज्योग्राफी में हमारी अगली यूनिट है ओशिनोग्राफी, समुद्र विज्ञान। ओशिनोग्राफी और ओशिनोलॉजी के अंदर हमें फ़र्क कर लेना आवश्यक होगा कि ओशिनोग्राफी हालांकि एक इंडिपेंडेंट साइंस है, इसको एक अलग तरीके से भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन ज्योग्राफी के लिहाज से जब हम इसको पढ़ते हैं, इसकी मैपिंग करते हैं, तब हम इसे ओशिनोग्राफी कहते हैं। यदि कोई साइंस का स्टूडेंट या साइंटिस्ट इसका जब अध्ययन करते हैं तब वह ओशिनोलॉजी के अंदर गिनी जाती है। तो अब यह क्वेश्चन उठता है कि यह ओशिनोग्राफी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है हमारे लिए। तो इसके लिए मुख्य दो जो कारक जिम्मेदार होते हैं। एक तो हम जानते हैं कि पृथ्वी के 71% भाग पर जल है लगभग, और 29% भाग पर स्थल भाग है। अब स्थल भाग तो और ज़्यादा बन नहीं सकता, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन इसी बीच मनुष्य की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है और संसाधन ज़्यादातर महासागरों के अंदर ही पाए जाते हैं। तो इसलिए भी जो मनुष्य का अतिक्रमण है समुद्र के ऊपर बढ़ रहा है, और इसलिए इसका जो महत्व है वो बहुत अधिक हो चला है, खासकर जैसे जैसे विज्ञान प्रगति कर रहा है। वहीं दो शब्द आपको और क्लियर हो जाने चाहिए कि एक तो हाइड्रोस्फीयर, यानी जब हमने +1-2 के अंदर भूगोल का अध्ययन किया था, इसे जलमंडल जब कहा गया, तब हमने देखा कि पृथ्वी पर जल जहाँ भी जिस रूप में भी है उसका अध्ययन जब हम करते हैं, चाहे वायुमंडल के अंदर जल है, चाहे पृथ्वी के नीचे भौम जल है, या नदियों झीलों के अंदर है, या महासागरों के अंदर है, उसको हमने हाइड्रोस्फीयर कहा। इसी के साथ मिलता एक शब्द और होता है हाइड्रोलॉजी। ये हाइड्रोलॉजी क्या हो जाएगी, जब इसी हाइड्रोस्फीयर के किसी तत्व का, यानी जल जहाँ भी मिले उसका जब हम साइंटिफिक तरीके से अध्ययन करते हैं, या साइंस जब इसके अंदर अपना कार्य करती है, तब उसे हाइड्रोलॉजी कहा जाता है। तो ये कुछ एक मुख्य टर्म्स हैं ओशिनोग्राफी से संबंधित। इसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इसका परिचय रहेगा कि पूरी यूनिट के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परिचय, जब ये सारा क्लियर कर लेंगे तो परिचय अपने आप हो जाएगा, समुद्र विज्ञान से हम परिचित हो जाएंगे। उसके अंदर हमारा अगला टॉपिक होगा समुद्र नितल, यानी जो बॉटम रिलीफ है ओशियन का, यानी जैसे ये हमने एक ओशियन का मैप बनाया है, इसके अंदर यदि हम सीधा, यदि जैसे हम हवाई जहाज लेकर या एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर लेकर किसी ओशियन के ऊपर उड़ रहे हैं तो हमें खुला समुद्र दिखाई देता है, ओशियन दिखाई देता है। अब यदि उसके अंदर जो सारा पानी उसका हम निकाल लें जल, तो नीचे क्या दिखाई देगा, वही क्या होगा, हमारा ओशियन बॉटम रिलीफ होगा। उसके अंदर हमें बहुत सी चीज़ें दिखेंगी। एक तो जो हमारी महाद्वीपीय सीमा है, यानी महाद्वीप जहाँ कर महाद्वीपीय प्लेट जहाँ पर आकर ख़त्म होती है, उसके बाद उसकी एक जेंटल स्लोप होता है, महाद्वीप की ढाल होती है, उसके बाद फिर गहरा मैदान शुरू हो जाता है। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के डिपॉजिट, यानी जो भी नदियाँ अवसाद या सेडिमेंट्स बहा कर लेकर साथ आती हैं वह किन्हीं नीची जगहों पर समुद्र के अंदर जमा होता है। फिर और आगे यात्रा करें, कहीं पर गहरी खाइयाँ मिलती हैं, गहरी ट्रेंच जिसे कहते हैं। और आगे यात्रा करते जाएं तो कहीं पर बीच में पहाड़ियाँ भी मिलेंगी जिन्हें कि कटक कहा जाता है। फिर ऊंचा नीचा भाग, यानी उबड़ खाबड़, बहुत अधिक विषमताएं आपको समुद्र के नीचे देखने को मिलती हैं। और जो सबसे ऊपर जहाँ तक समुद्र का पानी होता है इसे कहा जाता है समुद्र तल, और जो ये नीचे का भाग है इसे नितल कहा जाता है, बॉटम ऑफ ओशियन। तो समुद्र तल और नितल, इसके अंदर आपको इन शब्दों के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका अध्ययन करेंगे हम, अलग अलग ओशियंस का, पैसिफिक ओशियन का बॉटम रिलीफ कैसा है, हिंद महासागर का कैसा है, अटलांटिक का कैसा है, ये सब इस टॉपिक के अंदर हमारा कवर हो जाएगा जब हम समुद्र नितल पढ़ेंगे, किस तरह इनके अंदर बदलाव हो रहे हैं। क्योंकि मनुष्य की क्रियाएं लगातार हस्तक्षेपित हैं, मनुष्य भी बहुत प्रभावित कर रहा है इनको। इसके अतिरिक्त प्रकृति खुद भी अपना कार्य लगातार करती रहती है, तो इनके अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं ये भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद क्योंकि महासागर का पानी हमें पता है उसके अंदर लवणता होती है, सैलिनिटी होती है, तो उसको भी हम एक अलग टॉपिक के अंदर कवर कर लेंगे। किस महासागर के अंदर कितनी लवणता है, किन कारकों द्वारा
प्रभावित होती है, कई महासागरों की लवणता बहुत अधिक क्यों है, वाष्पीकरण की दर वहाँ पर क्या है, कितनी नदियाँ कितना मीठा जल उसके अंदर डाल रही हैं। ये इन सब टॉपिक्स को यानी लवणता और उससे संबंधित सभी टॉपिक हम लवणता के जब वीडियो बनाएंगे उसके अंदर कवर करेंगे। उसके बाद महासागर जल का तापमान और इसका हीट बजट। जैसे वायुमंडल के अंदर भी अलग अलग जगहों पर तापमान अलग अलग होता है, वैसे ही महासागर के अंदर भी यदि आप समुद्र तल का जब पानी हम छूते हैं तो उसका टेम्परेचर अलग होता है। इसके अतिरिक्त भूमध्य रेखा के ऊपर पानी ज़्यादा गर्म होता है, पोल्स के ऊपर पानी ठंडा होता है। लेकिन समुद्र तल से भी जैसे जैसे नीचे जाते हैं तापमान बहुत कम होता जाता है। समुद्र तल पर औसत तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस होता है, वही नीचे नितल पर -2 से 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो इस पानी जल की तापमान के अंदर भिन्नताओं का अध्ययन करेंगे, किन जगहों पर कितना तापमान है, किस महासागर के अंदर क्या स्थिति है, क्यों -2 -4 डिग्री पर भी जल जमता नहीं है महासागरों के अंदर। तो इन सब टॉपिक्स को हम जब हम इसका हीट बजट देखेंगे, इसका तापमान देखेंगे, उसके अंदर कवर करेंगे। उसके बाद चूँकि महासागर का पानी कभी भी रुका हुआ नहीं रहता, गतिमान रहता है, तो उसके अंदर भी कई प्रकार की गतियाँ होती हैं। उसके अंदर अनेक प्रकार की धाराएं या तरंगें या ज्वार भाटे भी आते हैं, उनको कवर करेंगे। और किस तरह पानी ऊपर से नीचे की ओर संचालित होता है उसको भी देखेंगे, या जो समुद्र तल का जो जल है वह किस प्रकार ऊपर उठता है चंद्रमा के अपकर्षण शक्ति के कारण, सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, फिर नीचे गिरता है, उसे भाटा कहा जाता है, ज्वार भाटा। फिर इनके क्या क्या हम प्रयोग कर रहे हैं, ऊर्जा को किस तरह काम में ले रहे हैं, क्या सुनामी के हम कुछ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सुनामी आती है तो अचानक बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर ऊर्जा तटों की ओर आती है, तो उसको भी हम डिटेल के अंदर अध्ययन करेंगे। यानी इन सब टॉपिक्स को फिर अलग अलग महासागरों की जो धाराएँ हैं, कौन सी ठंडी है, कौन सी गर्म है, क्या उनकी दिशा रहती है, धाराएँ क्यों बहती हैं, यानी ये पानी गतिमान क्यों है, इन सब टॉपिक्स को हम धाराएँ तरंगे उन वीडियोज़ के अंदर कवर करेंगे। उसके बाद जो समुद्र तल के ऊपर निक्षेप आकर बिछते हैं, कौन से कंकड़ पत्थर या मिट्टी है, बालू है, इनको भी हम डिपॉजिट या सेडिमेशन टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। इसके अतिरिक्त कहीं कहीं पर जो लगभग समुद्र तल से 200 से 300 मीटर तक प्रवाल पाए जाते हैं, कोरल जिन्हें कहा जाता है, जो कि महासागर की पारिस्थितिकी जीवन के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। किस तरह मनुष्य प्रवाल को ख़त्म कर रहा है। प्रवाल जो कि आमतौर पर सजीव पदार्थ होते हैं जो कि समुद्र के अंदर उगते हैं, उनको फिर मछलियाँ या अन्य लोगों के लिए भोजन भी इनसे बनाया जाता है, तो उनको भी हम अलग से देखेंगे। इसके अतिरिक्त जो अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, चाहे बायोटिक हैं चाहे एबायोटिक हैं, यानी मछली है या अन्य जो भी जू प्लैंकटन है, उनको हम बायोटिक के अंदर देखेंगे। या बायोटिक के अंदर भी चाहे कोई हम जैसे महासागरों से खोद कर खनिज तेल निकालते हैं, पेट्रोलियम है, गैस है, उनको देखेंगे। एबायोटिक के अंदर जिनमें कि लोहा है, निकल है, फास्फोरस है, ये जैसे पदार्थ, ये सभी जो कि समुद्र से मिलते हैं, सभी प्रकार के खनिज, उनका भी अध्ययन डिटेल के अंदर करेंगे। इसके अतिरिक्त चूँकि इसके जल स्तर के अंदर भी लगातार परिवर्तन हो रहा है, यदि जल स्तर बढ़ जाए, जैसे कि अभी स्थिति है वर्तमान के अंदर जलवायु परिवर्तन हावी हो रहा है, तो उससे जो पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ़ ढकी हुई है, लगी हुई है, वो पिघलकर समुद्रों के अंदर आ रही है, तो समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। इसे पॉजिटिव चेंज कहा जाता है कि समुद्र तल के अंदर वृद्धि हो रही है। समुद्र मनुष्यों की जगहों पर या स्थल भागों के ऊपर कब्जा करने को दौड़ रहा है। वहीं कुछ एक काल ऐसे भी रहे हैं, खासकर कार्बोनिफेरस और प्लीसोटीन युग, उनके अंदर जो आइस एज है वो महसूस किया गया, यानी जो पूरी जो पृथ्वी है वो बर्फ़ के अंदर जम गई थी उसके ज़्यादातर हिस्से, लेकिन फिर भी जो भूमध्य रेखा है उसके ऊपर सूर्य लगातार चमकता रहता है। तो कुल मिलाकर उस समय
नेगेटिव जो चेंज है वह देखा गया था, समुद्र तल यानी नीचे हो चुका था। तो इस जल स्तर में के अंदर क्या परिवर्तन हो रहे हैं, मनुष्यों के द्वारा किस तरह क्लाइमेट चेंज के अंदर सहयोग किया जा रहा है, कौन से देश डूब जाएंगे, किन पर खतरा है, ये हम जल स्तर में जो परिवर्तन उसके अंदर देखेंगे। उसके अतिरिक्त समुद्र के नियम बनाए गए हैं यूएन के द्वारा। हो सकता है कोई दो देश बहुत पास हैं, उनके बीच जो समुद्र का क्षेत्र है उनके अंदर जो भी खनिज मिल रहे हैं तो उन खनिजों को लेकर लड़ाई हो सकती, तो उसको रोकने के लिए समुद्र के नियम बनाए गए हैं। जैसे कि किसी देश के पास, देश की जो तटीय सीमा है उससे 12 नॉटिकल मील यानी समुद्री मील उस क्षेत्र तक उस देश का पूरा हक होगा कि वह उस देश के अंदर कुछ भी कर सकता है, कोई भी अन्वेंशन कर सकता है, खनिज निकाल सकता है। 24 नॉटिकल माइल्स तक भी उस देश के पास और अधिक अधिकार रहेंगे। कोई दूसरा देश यदि उस रास्ते का यूज़ करता है तो उसके लिए टैक्स चुकाना पड़ सकता है। और इसके अतिरिक्त 200 नॉटिकल माइल तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र का अधिकार है, यानी इन क्षेत्र के अंदर 200 नॉटिकल माइल तक कोई देश उसके अंदर अपनी अन्य आर्थिक क्रियाएं हैं वो कर सकता है, लेकिन वहाँ पर कोई प्राइवेट आइलैंड नहीं बना सकता है। तो समुद्र के नियम बनाए गए हैं, उनको भी हम देखेंगे। इसके अतिरिक्त प्रदूषण जो कि मनुष्य की देन है, मनुष्य किस तरह लगातार प्रदूषित कर रहा है महासागरों को, खासकर जो प्लास्टिक के संदर्भ में हम कहें, बहुत ज़्यादा प्लास्टिक महासागरों के अंदर छोड़ा जा रहा है। 70 करोड़ टन कचरा 2040 तक हम महासागरों के अंदर पहुंचा देंगे। या कई बार या बहुत बार जो हम माइनिंग करते हैं, ऑयल निकालते हैं, तो उससे भी कई बार ऑयल लीक हो जाता है, तो अब वह तेल महासागरों के अंदर मिल जाता है। उससे फिर वनस्पतियों पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं उन सभी को हम प्रदूषण के अंदर कवर करें। तो ये सब टॉपिक्स हम जो ओशनोग्राफी हमारी यूनिट रहेगी उसके अंदर कवर करेंगे। इसके अतिरिक्त जो हम ह्यूमन ज्योग्राफी की वीडियोज़ हैं वो भी साथ साथ अपलोड करते रहेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक। धन्यवाद।